अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीकी का नसरी कारनामा है और मज़मून है। शेख पीरू ये बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट ईयर नसर का एक मज़मून है और हमने शेख पीरू के बारे में यहाँ तक पढ़ा है कि शेख पीरू जो हैं वो कि 1857 के गदर से पहले कमाने के लिए बाहर चले गए थे और उसी शहर में एक डाकू रहता था जो दिखने में शेख पीरू जैसा था, लेकिन उसका नाम मीरू था और पुलिस भी उसको पकड़ने से डरती थी और पकड़ना चाहती थी। लेकिन 1857 के बाद में, गदर के बाद में, जब वापस पीरू अपने वतन में आए हैं तो उनका हुलिया कुछ इस तरह सा था कि मैले कुचेले कपड़े थे। देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई डाकू हो। तो बहरहाल पुलिस को एक झूठा मुजरिम पकड़ना था और मेरू को शिनाख्त करवाना थी। तो इस तरह से वो आगे क्या होता है देखते हैं। बेचारे पीरू सज़ा काट कर आए। गदर में सारा घराना तबाह हो गया था, मकान मसमार हो चुका था ना? और मसमार हो चुका था, यानी ख़त्म हो चुका था। शादी पहले इसलिए नहीं थी कि कमाने आएंगे तो करेंगे, अब हो ही नहीं सकती थी कि इसलिए कि जेल खाना काट कर आए थे और पैसे पास न थे। अपनी ही वीराना खपरेल डाल ली, यानी कि एक कुटिया सी डाल ली जिसमें रात दिन बैठे हुक्का पीते रहते थे, गाली बका करते थे। बुढ़ापा आ चुका था, कोई आगे पीछे नहीं था और ना कोई उसके पास से गुजर सकता था। उन्हीं की बस्ती से निकाला हुआ एक कुत्ता भी वहां आकर टिक गया। एक दिन उन्होंने उसे घूरा, उसने दुम हिलाना शुरू कर दी। दोनों की नज़र नीची हो गई और बहुत से ऐसे मसाइल पल मारते ही तय हो गए जो मुद्दतों ने इंट्रोडक्शन से तय होते थे। ने मशीन गन से अब पेरू को घर की तरफ से इत्मीनान हो गया था तो अफीम शुरू कर दी। यानी कि क्या है, एक जेल से आने के बाद उन्होंने एक कुटिया डाली गांव के बाहर और उस कुटिया में रहने लगे। और वहीं पर एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी आकर रहने लगा था और वो आपस में, कुत्ता और शेख पीरू आपस में घुल मिल गए। पीरों के लिए ये कुत्ता सब कुछ था, उनका ख़ानदान, उनका दोस्त, उनका मकान, उनका जायदाद। इससे होते हुए वे खानादारी की ख़रख़िशों से अपने आप को आज़ाद समझते थे। एक बोझ था जो सर से उतर गया था, खानादारी का झगड़ा और वहाँ क्या था, लेकिन कुत्ते की मौजूदगी को वे ऐसा मोहरा समझते थे जो गृहस्थी के हर खाने में ठीक बैठता है। यानी कि उनको अब इस कुत्ते के आने के बाद अपने परिवार की याद आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ गई थी। लेकिन गुज़िश्ता तो मौजूद था, पिछला जो इतिहास था वो तो मौजूद था। गृहस्थी उस ज़मीन में थी। पेरू उस ज़हनी गृहस्थी के खाने पूरी कुत्ते से करते थे, मुतमईन हो जाते थे। इस तौर पर वे दुनिया को धोखा दे रहे थे लेकिन अपने से सच्चे थे। यानी कि वो कुत्ते को ही अपना सब कुछ मान लिया था उन्होंने और कुत्ते से ही अपने आप को बिगाड़ लिया करते थे। खुश होते तो कुत्ते से बातें करते, उसको अपने करीब जगह देते, उसे हर आँच से महफूज रखते और रखने के लिए अपने आप से शुजात व बहादुरी व एशियार के बलवले पैदा पाते। हुक्का पीते तो कभी कभी धुआं उसके मुंह पर छोड़ देते। वे आंखें खोलने और बंद करने लगता तो मुस्कुराते और उस वक्त मुस्कुराहट उनके चेहरे पर ऐसी ही मालूम होती थी जैसे
घोड़े पर जंगली जैसे घोड़े पर जंगली फूल। उसके जिस्म से जुएं निकालते, जख्मों के दाग पर हल्के हल्के उंगलियां फेरते, कुत्ते की रिफाकत पर भरोसा करते, उसकी वफादारी पर भरोसा करते। इसलिए नहीं कि उन्होंने उससे कोई इमदाद मिलेगी, कोई मदद मिलेगी, बल्कि उसकी मदद खुद कर सकें। खुद मलूल होते तो कुत्ते के दिल दही करते, खफा होते तो उस पर बिगड़ते, फिर तसल्ली देते और नई चिलम भरते। इस तरह से वो अफीम भी खाने लगे थे और हर चीज़ में अगर गमगीन होते तो कुत्ते को उसमें शरीक करते, और अगर खुश होते तो भी उस कुत्ते को उसमें शरीक करते। कुत्ते को वो अपना मकान समझते थे, महल भी, जो निपड़ भी था, किला भी था, हवाई किला भी था। वह कुत्ते के आज़ा, उसके जिस्म के हिस्से, उसकी साख़त, उसकी बनावट, उसके जिस्म की ऊंच नीच, उसकी गर्मी व सर्दी, उसकी नरमी व सख्ती को मकान का नक्शा, मकान दरो दीवार, फर्श और छत, कोठरी और बरामदा, ताक और गोश्त, बोरियां व बिस्तर समझते। जैसा कोई मकान में रहता है ये कुत्ते में रहते। कुत्ते की मिस्कीनी, किस्म पुरसी व वफादारी, उसका भौंकना, उसकी आवारा गर्दी, उसकी कनात, उसकी सिफात, वह मोहरे थे जो पीरू के ज़ात पर कायम थे। यानी कुत्ते को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया। पीरू की कमाई का ज़रिया हुक्का पिलाना था। एक झोली में कोयला, तंबाकू डाल लेते थे। एक टूटा सा हुक्का था जिसे कोई बूढ़ा मफलूक पहलवान उसे लेकर घर से निकलते, खड़े होते, कुत्ता साथ होता, कभी कुत्ता आगे कभी पीछे, कभी ये आगे कभी कुत्ता पीछे। ये वाकई हर दरवाजे, हर हर रोज़ इस तो इस तवातुर और पाबंदी से पेश आता था कि लोग कुत्ते को पेरू और पेरू को उन्हीं का कुत्ता समझते थे, और दोनों के मजमूए को, इकट्ठा होने को, हुक्के का एक गहराइश, तेज़ो तंद, खुशबूदार और पुरकत भी, कशीफ और पुरअसरार भी समझते थे। पीरू हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। लोग समझते थे कुत्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुत्ता सर झुकाए साथ साथ रहता था और इस तौर पर उनकी बातें सुनता था जिससे कोई तीमारदार, चिड़चिड़े या गाफिल मरीज की ज़ियान सुनता रहता है, उनकी बातें सुनता रहता है। खुद हुक्का किसी को न पेश करते, लेकिन पीने वाले पी लेते। कुछ ऐसा मालूम होता जैसे हर शख्स पीरू को पहचानता है, उनके मिशन को समझता है और पीरू शख्स को जानते थे और इस मकसद से आगाह थे। कोई अजनबी होता तो वे गुम हो जाते थे और कुत्ता कान खड़खड़ाकर लेता था, जैसा कि होता है। जिसके दिल में आ जाता था दे देता था, यहाँ तक कि नानबाई और कसाब कोई टुकड़ा या छींचड़ा कुत्ते के सामने फेंक देता तो पीरू उसे भी अपना मुआवजा समझकर हुक्का पिलाकर आगे बढ़ जाते थे। बस्ती के लड़के उनको छेड़ते, कोई उनको देखकर चीखता छेड़ता, कोई उनकी झोली खींचकर भाग जाता। ये डांटते, गाली देते, किसी को पकड़ लेते तो हुक्का के चिमटे से उसकी नाक पकड़कर धमकी देते और गुर्राते। लेकिन सब जानते थे कि ये हर लड़के को अपना कुत्ता समझते हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, इन्हें नुकसान पहुंचाने देंगे। लेकिन अगर कोई लड़का कुत्ते से शोखी करता, उससे को परेशान करता या सताता, फिर उनके तेवर ऐसे हो जाते थे और आपसी घुन गरज किस्म की आवाज़ निकालते थे कि आसपास के सारे लड़के और कुत्ते इधर उधर भागने लगते थे। यानी कि खुद
पर अगर कोई छींटाकशी करता था या कोई मजाक करता था उसको ज़्यादा गहरे तौर पर नहीं लेते थे, लेकिन कोई कुत्ते को अगर परेशान करता था तो वो बहुत भड़क जाते थे। बस्ती में हैजा फैला।